मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज जो है हम पढ़ेंगे उद्योग, यानी भारत में उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, जो भूगोल का ही एक अगला चैप्टर है, यानी थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे उद्योगों के बारे में कि भारत में किस प्रकार से उद्योग स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले हम जानें कि उद्योग किसे कहते हैं। तो मनुष्य जो है कुछ वस्तुएं प्रकृति से सीधे प्राप्त करता है, कुछ प्रकृति के सहयोग से प्राप्त करता है और कुछ प्रकृति के सहयोग और स्वयं के सहयोग श्रम के द्वारा, कौशल के द्वारा निर्माण करता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अगर सीधे सीधे हमें डेफिनेशन लिखनी है तो ये है कि मनुष्य के वस्तु निर्माण के कार्य को जो है उद्योग कहते हैं। इस प्रक्रिया में कच्चा माल, श्रम और तकनीकी कौशल से वह पक्का माल बनाता है। ठीक है, यानी कोई चीज़ प्रकृति में उपलब्ध है, उसके साथ श्रम मिल जाता है, तकनीकी कौशल मिल जाता है। अब श्रम भी है, मैं मेहनत करने को भी तैयार हूँ, मेरे पास मटेरियल भी है, लेकिन मेरे पास वो कौशल नहीं है, बुद्धि नहीं है ऐसी कि कैसे इसको कुछ बनाया जाए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे कि आजकल जो बहुत सारे बच्चे हैं जो खाना पकाना भी नहीं जानते, उनके पास आटा रखा हुआ है, वो भी है, लेकिन उनको कैसे गूंदना है आटा, कैसे रोटी बनानी है, ये नहीं आता है ना। तो क्या है, उनको आता नहीं, कौशल नहीं आता है उनको खाना पकाने का। तो इस प्रकार से कौशल का भी बहुत बड़ा हाथ है उद्योग के लिए। ठीक है, तो हम जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मिट्टी या धातु के बर्तन, गुड़ या चीनी आदि बनाना जो है उद्योगों के अंतर्गत आता है। अब आप देखो, मिट्टी होती है कच्ची, सभी जगह उपलब्ध है, लेकिन कुछ लोग ही उससे बर्तन बना पाते हैं क्योंकि वो उस विद्या में पारंगत हैं, है ना। वो उस मिट्टी को लेते हैं, अपने श्रम के द्वारा उसको उपयुक्त बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने लायक उपयुक्त बनाते हैं। उसमें क्या क्या मिक्स कितनी मात्रा में करना है ये भी उनको पता होता है ना। तो इस प्रकार से उसके बाद वो एक तकनीकी द्वारा और एक यंत्र के द्वारा उसको बर्तन बना के बर्तन की शक्ल में पकाकर उसको तैयार करते हैं। तो ये क्या हुआ, कच्चे माल को लेकर उन्होंने पकाकर बर्तन तैयार किए और उसमें श्रम भी लगाया, कौशल भी लगाया, है ना, और एक चाक जो होता है उसके द्वारा ये लोग बनाते हैं। तो इस प्रकार से उद्योग करने के लिए प्रकृति का मटेरियल तो चाहिए हमें, साथ में श्रम भी चाहिए और कौशल भी चाहिए, तब कहीं जाकर उद्योग पनपते हैं। तो हम बात करते हैं भारत में उद्योगों की। तो भारत में जो गृह उद्योग हैं वो प्राचीन काल से ही थे। भारत आत्मनिर्भर था, भारत के गांव जो है वो आत्मनिर्भर हुआ करते थे, उनको बाहर से शायद ही कभी आवश्यकता पड़ती हो, वो भी अड़ोस पड़ोस के गाँव से पूर्ति हो जाती थी। तो इस प्रकार से इस आत्मनिर्भर था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने इस व्यवस्था को ध्वस्त किया, हमारी जड़ों पर प्रहार किया और हमारे जो उद्योग कुटीर और लघु उद्योग थे उनको नष्ट किया, क्योंकि वो पनपने ही नहीं देना चाहते थे। वो यहाँ से कच्चा माल ले आते, अपने यहाँ उत्पादन करके मनमानी कीमतों पर भारत में बेचते थे, क्योंकि उनको पैसा कमाना था, उनको भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनाना। तो सबसे पहले उन्होंने हमारी भाषा, संस्कृति और हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ें, हमारे लघु और कुटीर उद्योग सभी को नष्ट कर दिया। खैर, उसके बाद जो स्थिति हुई 100-150-200 साल तक हम बहुत जर्जर स्थिति में पहुंच गए, लेकिन जैसे ही 1947 में हम स्वतंत्र हुए तो भारत सरकार ने तुरंत ही 1948 में जो है भारत की औद्योगिक नीति घोषित हुई और देश में औद्योगिक नीति घोषित हुई तो उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराना, जो सब्सिडी देना, है ना, सारी चीज़ें, उनको ऋण देना, सारी चीज़ें ये सब शुरू हुई। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि भारत में वर्तमान जो कोई भी देश है उसके विकास का सबसे बड़ा आधार है उद्योग। यदि औद्योगिकरण अच्छा है वहाँ पर तो विकास बहुत अच्छा है, आर्थिक समृद्धि बहुत अच्छी है। वर्तमान में हम देखें तो उदारीकरण के तहत भारत के जैसे सभी देशों ने खोला है, वैसे भारत सरकार ने भी अपने देश को विदेशी कंपनियों में निवेश के लिए खोल दिया, यानी विदेशी भी आकर निवेश कर सकते हैं। हालांकि कुछ शर्तें हैं और कुछ सीमा तक ही है कि कुछ उनमें निवेश नहीं कर सकते कुछ उद्योगों में। तो इस प्रकार से अब विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम यानी बहुत सारे देशों के मिलकर एक निगम के रूप में काम करते हैं और उनकी फैक्ट्रियाँ जो हैं चल रही हैं हमारे भारत में। हालांकि उनसे रोजगार भी बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो भारत में लोग इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? वर्तमान में भारत बहुत एक औद्योगिक देश के रूप में आगे बढ़ रहा है, आर्थिक समृद्धि भी बढ़ रही है। तो इसके कारण क्या है, आइए हम जानते हैं। ठीक है, तो देश में औद्योगिक विकास के लिए निम्न परिस्थितियां जो है हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। ठीक है, निम्न परिस्थितियां उपलब्ध हैं और वो है, सबसे पहले हम देखें धरातलीय दशाएं उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल, यानी हमारे जो धरातलीय दशाएं हैं, ग्राउंड लेवल की जो चीज़ें हैं वो अनुकूल हैं उद्योगों के लिए, है ना, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरा है, अधिकांश प्रदेशों में
जलवायु की सामान्य दशाएं, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ ये जलवायु वहाँ वो जलवायु। अधिकांश प्रदेशों में एक जैसी जलवायु है। हालांकि बहुत दूर जाने पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत लंबा है भारत, तो जलवायु में भी परिवर्तन आता है, लेकिन अधिकांश जो है ना एक बड़े लेवल पर जो है प्रदेशों की जलवायु एक जैसी है, लगभग थोड़ा बहुत अंतर तो होता है। उसके अलावा हम देखें हमारे पास सस्ता श्रम है, क्योंकि हमारे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो श्रम करने के लिए लोग बहुत उपलब्ध है, तो सस्ता श्रम है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खनिज हैं जो कि आवश्यक होते हैं, ठीक है। वन है, वन से संबंधित उत्पाद है, कृषि है, कृषि पर उत्पादित सारे उत्पाद हैं, यानी हमारे पास कच्चा माल जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो कि किसी उद्योग के लिए बहुत आवश्यक होता है। कोई भी उद्योग करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि वहाँ की दशाएं अनुकूल हों, यानी कोई परेशानी ना आए उनको, और श्रम उपलब्ध हो, कच्चा माल उपलब्ध हो, तो वो सब चीज़ें हमारे भारत में उपलब्ध है। उसके अलावा हमारा परिवहन तंत्र भी बहुत अच्छा है। अब वर्तमान में आप देखो दूर दराज के जो प्रदेश थे, जो पहाड़ी प्रदेश थे, वहाँ भी अब बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। बहुत लंबी दूरी को अब जो है बड़े बड़े बांध बन जाने से, डैम बन जाने से और पुल बन जाने से अब वो दूरी कम हो गई है। जो ऐसे बहुत लंबा चक्कर काट के जाना पड़ता था, वो अब कुछ ही घंटों की दूरी में आप पहुँच सकते हैं। तो परिवहन तंत्र बहुत विकसित हुआ। हमारी रेल वे बहुत अच्छी है, जो कि कहते हैं ना मालगाड़ियाँ चलती हैं माल के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। तो हमारा परिवहन तंत्र जो है अब बहुत अच्छा हो गया है, जो कि उद्योगों के लिए बहुत आवश्यक सर्व होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या है जो एक समुचित बाजार उपलब्ध कराती है, यानी विदेशी कोई व्यक्ति आएगा हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाएगा, वो कच्चा माल यहाँ से लेगा, श्रम यहाँ से लेगा, तो हमारे लोगों की रोजगार भी मिलता है हमारे लोगों को, क्योंकि बाहर से थोड़ी मजदूर लेके आएगा, वो भारत से ही लेगा, है ना। तो उसके अलावा फिर वो जब मार्केट में सेल करते हैं तो भारत बहुत बड़ा बाजार है, इसीलिए शायद विदेशी लोग इतने आकर्षित होते हैं भारत में इन्वेस्ट के लिए। आप देखो चाइना को कितना, जैसे ही आर्थिक प्रतिबंध हमने लगाया, उनकी अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा धक्का लगा, क्योंकि हर दूसरा सामान भारतीय बाजार में, बहुत बड़ा बाजार था भारत चाइना का, तो उनकी अर्थव्यवस्था को भी हमने आर्थिक प्रतिबंध के द्वारा डैमेज किया। तो इस प्रकार से हम देखें भारत की जनसंख्या के कारण, जो कि विश्व के दूसरे नंबर पर है जनसंख्या के मामले में, तो उन यूज कौन करता है चीज़ों को, मनुष्य ही यूज करते हैं। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतनी ज़्यादा खपत। तो भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या के कारण भी ये खपत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आइए हम जानते हैं अब उद्योगों के प्रकार के बारे में। ये तो हमने पढ़ा कि कौन कौन सी जो परिस्थितियाँ हैं वो हमारे भारत में जो है अनुकूल है, जिसके कारण यहाँ उद्योग अच्छे से पनप रहा है और विदेशी निवेश बहुत बढ़ रहा है, जिसके दम पर भारत जो है आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उद्योगों के प्रकार। तो भारत में उद्योगों के प्रकार, ठीक है। तो आओ हम देखते हैं उद्योगों का विभाजन जो है किस प्रकार से तैयार होता है। तो ये होता है स्वामित्व के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, है ना, तैयार माल की प्रकृति और कच्चे माल के आधार पर जो है ये उद्योग तय किए जाते हैं, है ना, क्योंकि एक तो कच्चे माल के आधार पर, उपयोगिता, आकार, इन सब के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर प्रकार निश्चित किए जाते हैं। तो पहला जो है स्वामित्व के आधार पर, पहला है स्वामित्व के आधार पर, के आधार पर, इसके आधार पर कितने प्रकार के उद्योग हैं। तो पहला है निजी उद्योग, निजी उद्योग यानी निजी स्वामित्व में है तो निजी उद्योग है, ठीक है। बाद इसका है कि सरकारी उद्योग यानी सरकारी नियंत्रण में है तो सरकारी उद्योग, ठीक है। उसके अलावा अगला है सा है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग वो होता है कि बहुत सारे लोग जो है मिलकर इसमें काम करते हैं, अपना बराबर से सहभागिता देते हैं और उसका जो लाभ होता है वो सभी सदस्यों में बराबर बांट दिया जाता है, ठीक है। द है मिश्रित उद्योग। मिश्रित उद्योग यानी वो ना तो निजी होता है और ना ही सरकारी होता है, ठीक है, उसको मिश्रित उद्योग कहते हैं, है ना। इसमें दो या दो से अधिक स्वामित्व होते हैं, यानी कई बार ऐसा होता है कि कुछ बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनमें सरकार का भी वो रहता है और निजी हाथों में भी रहता है, तो ऐसे उद्योगों को हम मिश्रित उद्योग कहते हैं। तो आगे हमने देखा भारत में स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने प्रकार में बांटा है,
निजी उद्योग, सरकारी उद्योग यानी निजी नियंत्रण में निजी उद्योग, जिसकी निजी पूंजीपति होती है उनकी। सरकारी जिन पर सरकारी, जैसे निजी कौन सा हो गया, आप रिलायंस के पेट्रोल पंप देख लो, सारे वो निजी उद्योग में आ जाएंगे। सरकारी उद्योग में कौन सा आएगा, जैसे हमारी रेल लाइन है, इस्पात है, तेल शोधक कारखाने हैं, है ना, और संचार है, जैसे BSNL कंपनी है। अगर हम निजी और प्राइवेट को संचार में देखेंगे तो जो हमारी जियो कंपनी है या टाटा कंपनी है या वोडाफोन है, ये सब कौन से हैं, निजी स्वामित्व में। और BSNL कौन सा है, सरकारी नियंत्रण में। ठीक है, तो यहाँ समझ सकते हो। सहकारी उद्योग कुछ ऐसे वो होते हैं जिनमें सारे लोग मिलकर एक समूह के रूप में काम करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं और उससे जो फायदा होता है सब में बांटा है। सहकारी उसका नियंत्रण का अगर हमें उदाहरण देखना है तो सबसे बड़ा उदाहरण है अमूल कंपनी, जो गुजरात की है। उन्होंने सहकारिता पर आधारित बहुत बड़ा उद्योग लगाया है और सफल भी हुआ है। ठीक है, मिश्रित उद्योग जो है दोनों में साझा उसमें चलाए जाते हैं, उनको मिश्रित उद्योग कहते हैं। आगे का हम कल डिटेल में जानेंगे कि उपयोगिता के आधार पर या तैयार माल के आधार पर या आकार के आधार पर कौन कौन से उद्योग होते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना।